हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अभी दिल्ली पुलिस ने कंफर्म किया है 26 जनवरी को लाल किला पर हुई हिंसा के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। कल इस मामले पर सुनवाई होनी है। चार्जशीट भी उसकी कुछ डिटेल्स हमारे पास आ गई हैं। बहुत चौंकाने वाली जानकारियां, इंफॉर्मेशन इससे मिली है। 26 जनवरी को लाल किले पर कब्जे का प्लान था। 4 महीने पहले दिल्ली की सड़कों पर हजारों ट्रैक्टर्स इसलिए दौड़े क्योंकि उन्हें साजिश और पूरी प्लानिंग के तहत पंजाब और हरियाणा से दिल्ली लाया गया था। हम जो डिटेल्स आपसे शेयर कर रहे हैं वो बेहद गंभीर है, इसलिए हमारी रिपोर्ट में दिखाई गई एक एक बात को बहुत गौर से सुनिएगा। दिल्ली हिंसा के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्लियर हो जाएगी। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा पर बहुत बड़ी खबर आई है। 3232 पन्नों की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। किसान आंदोलन का कोड रेड क्या है? 26 जनवरी को हिंसा का अनदेखा सच क्या है? दिल्ली में किसने लाल किले कूच करने का ऑर्डर दिया? दंगाइयों का लाल किले वाला असली प्लान क्या था? और इस प्लान को हरियाणा और पंजाब में बैठकर किसने एग्जीक्यूट किया? इसकी पूरी डिटेल मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन के साथ आ गई है। फैक्ट्स चौंकाने वाले हैं। लाल किले पर हुई हिंसा के 121 दिन बाद पता चला है कि रेड फोर्ट पर कब्जे की फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। यह चौंकाने वाला खुलासा है कि लाल किले पर कब्जे की फिराक में थे दंगाई। सिंधु और टीकरी बॉर्डर नहीं, देश की आन बान और शान कहे जाने वाले लाल किले को हाईजैक करने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। इसके तार दिल्ली से लेकर पंजाब और हरियाणा तक जुड़े हुए थे। इसमें नए ट्रैक्टर वाला सॉलिड एंगल निकल कर आया है। सच सुनेंगे तो आप भी हिल जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। अब कोर्ट को इस चार्जशीट का संज्ञान लेना है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि किसान लाल किले में परमानेंट प्रोटेस्ट साइट बनाना चाहते थे, जिसके लिए प्लानिंग लंबी की गई थी। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में यह भी कहा है कि पंजाब और हरियाणा से इस किसान मार्च को कामयाब बनाने के लिए कुछ ट्रैक्टर्स भी खरीदे गए थे और इन ट्रैक्टर्स का डाटा दिल्ली पुलिस ने अपनी इस चार्जशीट में भी दिया है। 4 महीने पहले लाल किले पर दंगाइयों ने जो तांडव किया, उसकी तस्वीरें तो दिल्ली से लेकर अमेरिका तक देखी गईं, मगर उस हमले की पूरी इनसाइड स्टोरी अब जाकर सामने आई है। गौर से सुनिएगा एक एक डिटेल। सूत्रों के मुताबिक 26 जनवरी को प्रदर्शनकारियों का मकसद सिर्फ लाल किले पर निशान साहिब और किसान संगठन का झंडा लगाना नहीं था, बल्कि वो लाल किले को कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन का नया ठिकाना यानी प्रोटेस्ट साइट बनाना चाहते थे और वहां से आंदोलन को आगे बढ़ाने के फिराक में थे। प्रदर्शनकारियों ने जानबूझकर गणतंत्र दिवस का दिन इसलिए चुना ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की सरकार को शर्मिंदगी झेलनी पड़े। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ। महीनों पहले बनाई गई साजिश को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी और रेड फोर्ट पर हिंसा की साजिश का प्लान नवंबर-दिसंबर 2020 में ही बनाया जा चुका था। सूत्रों के मुताबिक हिंसा की साजिश कैसे और कहां रची गई, उस प्लान का पता लगाने के लिए पुलिस ने ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन से पंजाब और हरियाणा में हर महीने ट्रैक्टरों की बिक्री के आंकड़े मांगे थे और यहीं से चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एसोसिएशन से मिले डेटा में पता चला है कि नवंबर 2019 के मुकाबले नवंबर 2020 में पंजाब में ट्रैक्टर्स की खरीद 43% से ज्यादा हो गई थी। इसी तरह जनवरी 2020 के मुकाबले जनवरी 2021 में ट्रैक्टर की बिक्री में 85% से ज्यादा का इजाफा हुआ था। गौर करने वाली बात यह है कि लाल किले की हिंसा 26 जनवरी को हुई, यानी पंजाब में ट्रैक्टर्स की खरीद का सीधा कनेक्शन दिल्ली हिंसा से था।
इसी तरह हरियाणा में नवंबर 2020 में ट्रैक्टरों की खरीद 31% से ज्यादा और दिसंबर 2020 में 50% से ज्यादा हो गई थी, जबकि जनवरी 2021 में इसमें 48% का इजाफा हुआ था। इसी पैमाने पर नवंबर और दिसंबर 2019 में ट्रैक्टर्स की बिक्री उतनी नहीं हुई थी, क्योंकि उस वक्त कोई प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था। इसे कुछ और आंकड़ों से समझते हैं। नवंबर 2019 में पंजाब में 1130 ट्रैक्टर खरीदे गए। नवंबर 2020 में यह आंकड़ा 1909 हो गया। दिसंबर 2019 में पंजाब में 790 ट्रैक्टर्स की बिक्री हुई। दिसंबर 2020 में नंबर्स 1535 पर पहुंच गए। जनवरी 2020 में पंजाब में 1534 ट्रैक्टर खरीदे गए। जनवरी 2021 में यह आंकड़ा 2840 हो गया। इसी तरह नवंबर 2019 में हरियाणा में 2408 ट्रैक्टर खरीदे गए। नवंबर 2020 में यह आंकड़ा 3174 हो गया। दिसंबर 2019 में हरियाणा में 1538 ट्रैक्टर्स की बिक्री हुई। दिसंबर 2020 में नंबर्स 2312 पर पहुंच गए। जनवरी 2020 में हरियाणा में 2635 ट्रैक्टर खरीदे गए। जनवरी 2021 में यह आंकड़ा 3900 हो गया। सवाल यह है कि नवंबर 2020, दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में अचानक इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स की बिक्री क्यों हुई? अब इसका जवाब सुनिए। 3 महीने में जो नए ट्रैक्टर्स खरीदे गए वो वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। नए ट्रैक्टर्स के खरीदने का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था, मंशा सिर्फ एक थी, और वो ये था कि बड़ी से बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन के लिए पंजाब और हरियाणा से ट्रैक्टर्स दिल्ली पहुंचाए जाएं। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में यह भी कहा है कि दंगे तो प्री प्लान थे ही, लेकिन इन दंगों को और किसान मार्च को कामयाब बनाने के लिए ट्रैक्टरों को मानो खरीदने की होड़ लग गई हो। दिल्ली पुलिस के पास एक डाटा आया जिसका जिक्र दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में भी किया। इस डाटा के मुताबिक साल 2020 में पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टरों की बिक्री में 80% तक उछाल आया, जो कि बेहद चौंकाने वाला था। मानो किसान मार्च को कामयाब बनाने के लिए नए ट्रैक्टरों को खरीदने की होड़ लग गई हो। हिंसा की साजिश को अंजाम देने के लिए पैसे का भी इस्तेमाल हुआ। सूत्रों के मुताबिक हिंसा के एक आरोपी इकबाल सिंह से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि सिख फॉर जस्टिस ग्रुप ने उसे लाल किले पर निशान साहिब का झंडा लगाने पर कैश देने का वादा किया था। इकबाल सिंह 19 जनवरी को किसी मीटिंग के लिए पंजाब के तरन भी गया था। गौर करने वाली बात यह है कि लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराने वाले ज्यादातर आरोपी भी तरन के ही हैं। सूत्रों के मुताबिक लाल किले की हिंसा में दीप सिद्धू का रोल सबसे अहम था। उसने भीड़ को लगातार उकसाने और भड़काने का काम किया। सूत्रों के मुताबिक दीप सिद्धू को पहले से पता था कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली में उसे पुलिस के दिए रूट पर ना जाकर भीड़ कोई और रूट पकड़ेगी और लाल किला कूच करेगी। इसके अलावा कई किसान नेताओं के ऐसे वीडियोस भी अवेलेबल हैं जिसमें वो भीड़ को ये कहते हुए दिख रहे हैं कि अपने ट्रैक्टर को मॉडिफाई करो और उसमें हैवी मेटल एसेसरीज इंस्टॉल करो ताकि पुलिस की बैरिकेडिंग को आसानी से तोड़ा जा सके। और ये सारे वीडियोस 6 जनवरी से पहले रिकॉर्ड किए गए थे, यानी 26 जनवरी से 20 दिन पहले। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हुई हिंसा मामले में चार्जशीट कोर्ट में दायर कर दी है। यह चार्जशीट 3000 से ज्यादा पन्नों की है। पुलिस सूत्रों की माने तो चार्जशीट में यह कहा गया है कि 26 जनवरी के दिन जो कुछ भी लाल किले पर हुआ वो पूरी तरीके से प्री प्लान था। सोची समझी साजिश के तहत दंगाई लाल किले पर पहुंचे थे। लाल किले को हाईजैक करने वाला प्लान एक्सपोज हो चुका है। कई लोग गिरफ्त में हैं। एक एक नाम की पहचान हो गई है। शिकंजा कसा जा चुका है। जो चार्जशीट दाखिल की गई है 26 जनवरी के दिन जो लाल किले पर हिंसा हुई थी, उस चार्जशीट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चार्जशीट कब दाखिल की गई है, कितने पन्नों की है और कितने लोगों को उसमें आरोपी वगैरह बनाया गया? जो 26 जनवरी को जो हिंसा लाल किले के पास में जो बाहर अंदर जो हिंसा कांड हुआ था उसमें 16 लोग गिरफ्तार हुए थे, आरोपी गिरफ्तार हुए थे। बाकियों की जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उनको पकड़ने के लिए, ट्रेस आउट करने के लिए इन 16 गिरफ्तार जो हुए थे आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिला किया गया है। 30 हजारी कोर्ट में दाखिला किया गया है और उसकी अगला डेट वो 28 तारीख को है। उसमें कोर्ट उसमें सुनवाई करेंगे, कॉग्निजेंस लेंगे और इसमें 3424 पेज की चार्जशीट दाखिला किया गया है और साथ ही साथ इन जो हिंसा 26 जनवरी की हिंसा के मामलों की इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। मगर इन सब के बीच लाल किले के आरोपी प्रदर्शनकारियों को दाना पानी देने वाले मोदी विरोधी अभी भी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, खुलकर उनका सपोर्ट कर रहे हैं।
कुछ दिनों से 26 जनवरी में जिस प्रकार से कुछ उपद्रवियों ने लाल किले के ऊपर जो हुड़दंग किया था, जो खिलवाड़ किया था हिंदुस्तान के संविधान के साथ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के साथ, उन हुड़दंगियों पे चार्जशीट करते हुए कहा है आज दिल्ली पुलिस ने कि दरअसल मकसद था कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट साइट लाल किले पर शिफ्ट किया जाए। अरविंद केजरीवाल जी, आप तो उस समय व्यस्त थे, 1.5 महीने पहले वाईफाई देना था आपको, वहां पानी का सप्लाई, वहां कियोस्क बनाना, इन सब कामों में, ऑक्सीजन प्लांट तो आप भूल गए थे, आप इन सब कामों में व्यस्त थे। अरविंद केजरीवाल जी, आपको क्या लगता है कि ये जो अराजक तत्व हैं जो 26 जनवरी में आकर के लाल किला पे हुड़दंग मचाना चाहते थे और आज उनके खिलाफ चार्जशीट हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि आपको भी माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि दिल्ली में अवांछित तत्वों को जिस प्रकार से आपने प्रश्रय दिया, लाल किले पे हुड़दंग मचा, मुझे लगता है आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपको इस विषय पर भी अपने रिपोर्ट कार्ड में कुछ ना कुछ तो अवश्य कहना चाहिए। इस वक्त भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं। दिल्ली से पंजाब तक काले झंडे लहरा रहे हैं। ट्विटर पर #BlackDay of Farmers, #6 month of farmer protest और #National Black Day ट्रेंड कराया जा रहा है। 12 विपक्षी दलों ने प्रदर्शनकारी किसानों को अपना फुल सपोर्ट दे रखा है। नाम आपके सामने है, सोनिया गांधी से लेकर शरद पवार, ममता बनर्जी से लेकर हेमंत सोरेन और अखिलेश यादव से लेकर सीताराम येचुरी, सब के सब किसानों के कंधों पर सियासी बंदूक रखकर मोदी पर हमला कर रहे हैं। इस प्रयोगशाला में सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई है तो वो है कांग्रेस पार्टी। राहुल से लेकर प्रियंका तक सबकी टाइमलाइन इस वक्त काफी बिजी है। राहुल तो सुबह उठते ही एक्टिव हो जाते हैं, कभी झूठी इमेज की स्क्रिप्ट फैलाते हैं तो कभी पीआर स्टंट वाले शब्दों के बहाने मोदी पर निशाना साधते हैं। राहुल गांधी जी, उनकी प्राथमिकता सिर्फ एक ही है। राहुल गांधी जी की प्राथमिकता है झूठ फैलाना, भ्रम की राजनीति करना, जमीन पर उतरकर कोई सेवा कार्य नहीं करना, केवल ट्विटर खेलना, रोज एक ट्वीट कर देना। एक एग्जाम्पल देखिए, कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बुधवार दोपहर 12 बजे से #National Black Day प्रमोट किया गया। बुधवार रात 9:45 बजे तक नॉन स्टॉप हर घंटे 2 घंटे में किसानों के बहाने मोदी विरोध की नई पटकथा लिखकर फैलाई गई। 10 घंटे के भीतर कांग्रेस की तरफ से 20 ट्वीट्स दागे गए और फिर बाद में कैमरे पर आकर कांग्रेस के नेताओं ने उसी लाइन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। किसानों की हर एक मांग जायज है, उचित है, उसका हमने अध्ययन किया है और समर्थन किया है कांग्रेस पार्टी ने। पर मोदी सरकार अहंकार में और लालच में, अहंकार भी है कि हमने निर्णय लिया, हम पीछे क्यों हटें, और लालच अडानी के खजाने को भरने का। मैं कहना चाहता हूं, इतना नग्न तांडव भ्रष्टाचार का इसके पहले कभी नहीं हुआ। एक तरफ करोड़ों किसान हैं और दूसरी तरफ अडानी जैसे लोग हैं और सरकार का पल्ला झुका हुआ है अडानी की तरफ। किसान 6 महीने से धरने, प्रदर्शन, आंदोलन कर रहा है। लगता है कि प्रधानमंत्री की जिद है कि वो न किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे, न किसानों से बात करेंगे। उनकी स्ट्रेटेजी है कि ये कब तक सड़कों पर बैठेंगे, कब तक सिया दिन मनाएंगे। वो बेपरवाह हैं और लापरवाह हैं। उन्हें ना किसानों की परवाह है, ना देश की जनता की परवाह। उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री बन के लाल किले से कहा था, इस देश को ना राजनीतिज्ञों ने बनाया है, ना सरकारों ने बनाया है, इस देश को किसानों ने बनाया है। और आज शायद वो ये बात भूल गए। सबके डायलॉग सेम टू सेम, हर किसी की बात में मोदी विरोध का सियासी गेम। सबको किसानों का नाम लेना है और मोदी पर अटैक करना है। यह शुद्ध रूप से एक पॉलिटिकल गेम देखता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सहित 12 विपक्षी दल किसानों के प्रदर्शन के समर्थन में चिट्ठी लिखते हैं, मगर दूसरी तरफ पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों से अपील करते हैं कि धरना स्थगित कर दो, नहीं तो कोरोना बढ़ जाएगा। मगर ऐसा लगता है कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक प्रदर्शनकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब किसान नेताओं से इसी से जुड़ा सवाल पूछा जाता है तो जवाब कुछ यूं आता है, नहीं तो काला झंडा लगाना क्या गुनाह है? हमको नाराजगी है किसी से तो अपना झंडा लगाएंगे अपने घर के ऊपर, अपने ट्रैक्टर पर लगाएंगे। ये विरोध प्रदर्शन है और 6 महीने हम यहाँ पे हो गए।
तो सरकार ने काले कानून वापसी नहीं दिए, इसलिए हम यहाँ पे बैठे। तो हमारा विरोध है किस्म से सरकार को। अब परिस्थिति तो पिछले साल भी खराब थी, कोरोना काल में सरकार कानून लेकर आ सकती है तो कानून वापसी भी हो सकते हैं। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। जब सरकार को पूरा फुर्सत हो जाए, पूरा देश की प्रॉपर्टी बेच के जब फुर्सत हो जाए तो जब बात कर लेंगे। हमारे पास में टाइम है फुल, हम कहीं जाने वाले नहीं यहाँ से। न ये स्थान छोड़ देंगे, न आंदोलन छोड़ देंगे, न खेत छोड़ देंगे। मोदी विरोधी हर बात के लिए प्रधानमंत्री को कोसते हैं, वैक्सीन पर सवाल पूछते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोदी को घेरते हैं। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सब मौके की तलाश में रहते हैं। मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी खबरें आने लगी हैं कि किसानों का प्रोटेस्ट साइट भी कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के उन जिलों में कोरोना के केस ज्यादा बढ़े जहां से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को दिल्ली बॉर्डर पर भेजा गया, और जब वो वापस लौटे तो कोरोना लेकर अपने जिलों में पहुंचे। ऐसे में मोदी विरोधियों से सवाल तो पूछे जाएंगे कि अगर खुदा न खास्ता तीसरी लहर आई, पंजाब में नया कोरोना विस्फोट हुआ, तो फिर प्रदर्शनकारियों और उनका समर्थन करने वाले 12 विरोधी दलों को क्यों न जिम्मेदार माना जाए। और आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफान यास से प्रभावित राज्यों ओडिशा और बंगाल का हवाई सर्वे करेंगे। प्रधानमंत्री खुद देखेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में कितना नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री जो तस्वीरें कल देखेंगे वो हम आपको अभी इसी वक्त दिखाते हैं। इंडिया टीवी संवाददाता विजयलक्ष्मी पिछले 48 घंटे से ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में है। विजयलक्ष्मी की रिपोर्ट देखेंगे तो समझेंगे कितना नुकसान हुआ, कितनी बड़ी विपदा आई। ओडिशा के तटों से टकराने के बाद यास तूफान की रफ्तार तो कम हो गई है, लेकिन इस साइक्लोन ने कई राज्यों में तबाही के निशान छोड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल यास तूफान से हुई तबाही का जायजा लेने जाने वाले हैं। इंडिया टीवी की संवाददाता विजयलक्ष्मी ओडिशा के भद्रक जिले में उस जगह पर पहुंची जहां पीएम मोदी कल हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। ये है ओडिशा का धामरा फोर्ट, जिसके करीब ही यास तूफान का लैंडफॉल हुआ। यहां की तस्वीरें भयावह हैं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यास तूफान की इंटेंसिटी भले ही कम हो गई हो, लेकिन तबाही के निशान जो उसने उड़ीसा के तमाम इलाकों पर छोड़े हैं वो अभी भी देखे जा सकते हैं। इस वक्त हम धामरा पोर्ट से 300 मीटर की दूरी पर है और पीछे हमारे पूरा पोर्ट जो है वो आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में। और पूरा जो ये इलाका है ये जलमग्न हो गया है। धामरा पोर्ट और साउथ बालासार और नॉर्थ और धामरा पोर्ट के नॉर्थ में कहीं पर जो है इसका लैंडफॉल था। और अभी देखिए ये पूरा इलाका जो है ये पूरा जलमग्न हो गया है। घर जो है, जो कच्चे मकान यहाँ पर बने हुए थे वो पूरी तरह से जो है वो इस पानी के बीच में दिखाई दे रहे हैं। जहां तक नजर जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और ये जो कहर है ये यास तूफान का कहर है। निशान जो है वो अभी भी दिख रहे हैं यास तूफान के। पानी चारों तरफ है, इसके अलावा घर जो है, कच्चे मकान खासतौर से उनको खासा नुकसान हुआ जब ये तूफान यहाँ पर आया। उड़ीसा के भद्रक डिस्ट्रिक्ट में धामरा पोर्ट जो है वो आता है और धामरा पोर्ट और बालासोर के बीच में ही लैंडफॉल था। हमारी संवाददाता ने वहां रहने वाले स्थानीय लोगों से भी बात की, जिन्होंने बताया कि तूफान से उनका काफी नुकसान हुआ है। कई कच्चे मकान गिर गए तो कई जगह तेज हवा की वजह से घरों की छत उड़ गई। ये तूफान जब आया उसी टाइम में जो माने वो गाछ जो है वो गाछ तो भांग गया, तो फिर ये जो पानी गिर गया घर का अंदर, घर का कांच जो है वो माने ये हो गया, टूट गया। घर का पवन का हवा में ये एजबेस्टर लिप के भाग गया। ऐसे माने बहुत माने खाई खती हो गया। तो सारे तेज थी, लेकिन पारी इतना फोर्स से पानी आया तो 3-4 मीटर के हाइट है वो पानी आके हर घर, कच्चे मकान जो था और एजबेस्ट मकान, और इसी के साथ किसी का भी वो जो
गाय और ये बछड़ा और कितना सारे प्लांट, वो जो इधर होता है सारे लोगों का प्लांट था, वो प्लांट भी टूट गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि साल 1999 में भी इस जगह पर तूफान आया था, लेकिन उस वक्त इतनी तबाही नहीं हुई थी। ऐसा कभी आपने देखा इस तरह का कोई तूफान? नहीं, 99 पे देखा था कि इतना पानी नहीं आया था। 99 पे तूफान ज्यादा हुआ था, लेकिन इतना पानी नहीं भरा हुआ था। अभी काफी क्षति घरों की भी हो गई है, कच्चे मकानों की। कच्चा मकान का घर बहुत माने भंग गया, टूट गया बहुत। चलिए, कच्चे मकान जो है वो पूरी तरह से टूट गए हैं। अभी देखिए वहां पर कुछ कच्चे मकान जो है वो दिख रहे हैं हमको फ्रेम में। पानी भरा हुआ है चारों तरफ, बीच में ये मकान है। 13 जिले कुल उड़ीसा के थे जो इस तूफान से बुरी तरह से ग्रसित हुए। 2 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करके सुरक्षित जगहों पर प्रशासन द्वारा इस तूफान के आने से पहले जो है वो उनको शिफ्ट किया गया। और अभी देखिए यहाँ हम आपको ये जो तस्वीरें हैं, ये हैं भद्रक जिले की। धामरा पोर्ट जो है उसके जस्ट सामने का इलाका है ये, और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। तमाम जो घर हैं वो जलमग्न दिख रहे हैं। जो पक्के मकान हैं वो जरूर उनमें अंदर पानी घुसा है, उसका लेवल अब कम हो गया है, लेकिन जो कच्चे मकान हैं उनको बहुत ज्यादा क्षति इस तूफान के दौरान यहाँ पर हुई है। जब हमारी संवाददाता धामरा पोर्ट के और नजदीक पहुंची तो हालात और खराब दिखे। तूफान की वजह से पानी के अलावा टूटे पेड़ और बिजली के टूटे तार भी दिख रहे थे। ओडिशा के भद्रक जिले में इस वक्त हम हैं। धामरा पोर्ट जो है उससे महज कुछ ही मीटर्स की दूरी पर हम खड़े हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि यास तूफान ने क्या तबाही यहाँ पर मचाई है। देखिए सामने जितने कच्चे घर हैं वो पूरी तरह से जलमग्न यहाँ पर दिख रहे हैं। पूरा इलाका जो है एक तरीके से कट गया है बाकी तमाम इलाकों से। जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी जो है वो दिख रहा है। धामरा पोर्ट से चंद मीटर की दूरी का ये इलाका है, उसके जस्ट सामने का इलाका है। और यास तूफान का जो लैंडफॉल था वो धामरा पोर्ट और बालासोर के बीच में जो था, और जो लैंडफॉल की जो प्रक्रिया थी उस दौरान यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चली। जो लोग हमें बता रहे हैं 2 से 3 मीटर तक पानी जो है वो उनके घरों में घुस गया। और पानी जो है वो अभी भी, हालांकि लेवल पहले से जरूर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पानी अभी भी जहां तक नजर जा रही है वहां तक धामरा पोर्ट के आसपास के इन तमाम इलाकों में जो है वो सिर्फ और सिर्फ जल ही जल दिखाई दे रहा है। तूफान की इंटेंसिटी जो है वो लैंडफॉल होने के बाद लगातार कम हुई, लेकिन उसका इफेक्ट बारिश और ये जो जल भराव है, ये तमाम चीजें जो हैं इनसे अभी जूझना पड़ेगा यहाँ के लोगों को कुछ और दिनों तक, क्योंकि इसकी वजह से बिजली जो है उसकी भी सर्विसेज जो हैं, बिजली सप्लाई जो है वो भी पूरी तरह से इफेक्ट हो रहा है। तारें जो हैं वो टूट गई हैं बिजली की। ओडिशा के भद्रक जिले में ही तूफान की तबाही का सबसे ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है। 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं जो हैं वो लैंडफॉल के दौरान चली यहाँ पर। और क्योंकि धामरा पोर्ट जो है वो लैंडफॉल के सबसे करीब का इलाका या लैंडफॉल यहाँ पर हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर जो तबाही है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। शायद पानी जो जल भराव जो जिस तरह का यहाँ धामरा में देखने को मिल रहा है, उस तरह का जल भराव जो है वो अन्य जगहों पर इतना जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। ट्रांसफार्मर जो है बिजली का वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ दिख रहा है। तो ये पानी जब आया साइक्लोन तो कैसा, बहुत ज्यादा हवा और बारिश बहुत तेज थी? बहुत तेज थी। 100 से लेके 160 तक था ऐसे। तो घर में भी पानी घुस गया था? हाँ, घर में पानी घुस गया सब। अभी क्या हालात? अभी थोड़ा ही पानी सूखा हुआ है, लेकिन ज्यादा नहीं। अभी ये बिजली का ट्रांसफार्मर भी यहाँ पे गिरा हुआ है पानी में। ये तो गिर गया ना, जो पवन में गिर गया। धामरा पोर्ट के करीब मौजूद कई दफ्तरों में भी नुकसान की तस्वीरें देखने को मिली। सामने क्योंकि पोर्ट है तो तमाम कंपनियों के दफ्तर भी हैं। सामने देखिए ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको भी क्षति हुई है। वो स्ट्रक्चर जो है वो भी टूटा हुआ दिख रहा है। तो तमाम जो यहाँ पर पोर्ट के आसपास के जो तमाम इलाके हैं, चाहे वो घर हो, फुट ओवर ब्रिज हो या बड़ी कंपनियों के दफ्तर हो, उनको जो है वो नुकसान हुआ है।
जिस वक्त तूफान का लैंडफॉल हुआ उस वक्त हवाएं इतनी तेज थी कि फुट ओवर ब्रिज की छत भी इसकी चपेट में आ गई। देखिए ये अभी ये रेलवे क्रॉसिंग है और सामने जो है वो धामरा पोर्ट दिख रहा है और अभी हम आपको ये रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर जो फुट ओवर ब्रिज बना है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। छत जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त यहाँ पर हुई है। पूरी टीम जो है वो यहाँ पर काफी जगहों से जो है वो उड़ गई है और अभी देखिए ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर काफी जो क्षति है वो फुट ओवर ब्रिज हो चाहे या दीवार हो, इस तरह की क्षति जो है वो चारों तरफ देखी जा सकती है। तो ओडिशा में तूफानी लहर का जबरदस्त कहर आपने देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश से कोरोना को लेकर संतोष देने वाली खबर है। महीने भर पहले जहां 3 लाख एक्टिव केस थे, अब 58,000 केसेस हैं और आज 3,278 पॉजिटिव केस मिले हैं। एक महीने में कोरोना केस में आई इस बड़ी कमी के पीछे योगी आदित्यनाथ के कोरोना कंट्रोल मैनेजमेंट को बताया जा रहा है। पिछले 28 दिनों से मुख्यमंत्री लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, 24 घंटे कोरोना की तैयारियों को देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का ये नॉनस्टॉप 45 जिलों का दौरा है। सामने महामारी से लड़ाई है, मौसम बिगड़ा हुआ है, लेकिन गांव-गांव तक पहुंचना है ताकि ग्राउंड से सही रिपोर्ट मिल सके। बस्ती से लेकर गोरखपुर तक कोरोना कंट्रोल का एक मॉडल बनाया गया है। संक्रमण की एक्चुअल स्थिति जानने के 2 तरीके होते हैं। पहला, लखनऊ में बैठकर वर्चुअल मीटिंग करके हालात जाना जा सकता है और दूसरा, गांव-गांव, जिले-जिले में जाकर रियल रिपोर्ट लेना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुश्किल रास्ता चुना। मुख्यमंत्री हर रोज ग्राउंड पर उतरकर हर बात खुद देखना चाहते हैं। दूसरी लहर आते ही योगी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। 30 अप्रैल को नेगेटिव होने के बाद से लगातार कमिश्नरी, जिलों और गांवों का दौरा कर रहे हैं। अब तक मुख्यमंत्री 18 मंडलों के लगभग 45 जिलों का दौरा कर चुके हैं। पहले चरण में मैंने हर कमिश्नरी स्तर पर समीक्षा बैठकें की। कमिश्नरी स्तर की समीक्षा बैठक में प्रत्येक जनपद में चलने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी लेना। यद्यपि मैं प्रदेश के अंदर हम लोगों की टीम 9 की बैठक निरंतर होती है, इन चीजों पे हम गतिविधियां वहां पर हर जनपद में होने वाली गतिविधियों की समीक्षा करते हैं, लेकिन जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि गांव में बहुत ज्यादा संक्रमण फैल गया है और तमाम अन्य प्रकार की बातें, इसलिए फील्ड में मुझे स्वयं उतरना पड़ा था। मुख्यमंत्री और उनकी टीम 9 एक्टिव है। निगरानी खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर से पहले वो कुशीनगर में थे। कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, ये वो इलाका है जहां कोरोना से पहले इंसेफ्लाइटिस वायरस तबाही मचा चुका है। यहां पहुंचते ही वो सबसे पहले कुशीनगर के उस गांव में पहुंचे जहां कोरोना हॉटस्पॉट था। मुख्यमंत्री गांव-गांव जा रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि तैयारी मुकम्मल है, चिंता की बात नहीं है। अंदर हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था है ना, उनके रहने खाने की व्यवस्था अलग है, टॉयलेट अलग है, सामान्य उसके साथ तो नहीं रह रहे हैं ना, ठीक है। दवा वगैरह मिली, डॉक्टर राय ले रहे हैं, फोन आते रहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और सुंदर, आप लोग सब ठीक है ना, और बच्चे का ध्यान रखना, बच्चे को उधर उनके संपर्क में मत आने देना, अलग रखिए, अलग से उसकी व्यवस्था करवाइए, ठीक है ना। अरे काहे रोती है, इधर आओ, उधर नहीं, उधर कहाँ जा रहे? ऑक्सीजन अभी देखते रहिएगा, ऑक्सीजन का। हाँ, ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए लोग आते हैं, तो लगातार करते रहिए, दवा चलाते रहिए, एकदम ठीक हो जाएगा। गांव में अगर किसी को कोरोना हुआ है तो उसका पहला राब्ता ग्राम प्रधान और आशा वर्कर से होता है। मुख्यमंत्री जब ग्राउंड पर उतरे तो गांव प्रधान और आशा वर्करों को भी सुना। गांव में क्या दवा भी देती हैं, अब मेडिसिन किट तो आप लोगों को मिलती होगी ना, किसको देती हैं? उनको देती हैं, उनकी सूची भी बनाते हैं, फिर किसको देती हैं सूची? वो
कमाते वो कर देते हैं। और फिर यहाँ जांच की टीम आती है। गांव में कितने लोगों को आपने दवा बांटी है? 5 लोगों को। कुल 5 लोगों को सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत थी और कोरोना का 1 हुआ है। नहीं, कोरोना तो निकला है 8। उसमें से 6 लोग ठीक हो गए हैं। हाँ, 2 लोग अभी हैं, उपचार चल रहा है उनका, दवा है उनके पास। डॉक्टर उन लोगों के साथ बराबर बात करते हैं और कोई समस्या तो नहीं आते। कोरोना को लेकर गांव में डर का माहौल बना हुआ है, कंफ्यूजन है, भ्रम की स्थिति है, सवाल है। योगी के कोरोना कंट्रोल मॉडल में इन सब का जवाब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लगातार हम मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं गांव आप पहुंच रहे हैं, हॉटस्पॉट एरिया में भी जा रहे हैं। हॉटस्पॉट एरिया में पहुंचने का मकसद क्या है कि बाकी अधिकारी भी यहां पहुंचे? देखिए, हमारी 72,000 से अधिक निगरानी समितियां, इस समय 97,000 से अधिक जो हमारे राजस्व गांव हैं वहां डोर टू डोर सर्वे का काम, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को दवा देने का काम, फिर उनकी सूची बनाना, फिर आरआरटी की टीम के द्वारा अगले 24 घंटे के अंदर उनके टेस्ट करने की व्यवस्था कर रही है। उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित किया है। गांव में जाकर के लोगों से इस बारे में जाकर मैं इसलिए भी मिल रहा हूं क्योंकि गांव में अभी भी टेस्ट को लेकर के लोगों में कुछ संकोच है, वैक्सीन लेने को लेकर संकोच है। हम लोग जब पहुंचेंगे, जनप्रतिनिधि जब जाएंगे, शासन के अधिकारी स्वयं वहां पर जाएंगे, प्रशासनिक अधिकारी जाएंगे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जाएंगे, तो लोग उसके लिए प्रेरित हो रहे हैं। योगी के कोरोना कंट्रोल मॉडल में सिर्फ बीमारी से बचने की कवायद नहीं है, इमोशनल पैकेज भी है। और कुशीनगर में जब मुख्यमंत्री के सामने एक बच्ची आई तो वो भरोसा भी साथ आया जो आज के माहौल में किसी वैक्सीन से कम नहीं है। अच्छा, कौन क्लास में पढ़ती है? कौन क्लास में पढ़ती है? 2 क्लास में। 2 क्लास। आप स्कूल तो जा ही नहीं रहे, स्कूल तो बंद है। दादा, ये लीजिए। अच्छा, ये मेरे लिए हाई है। ये क्या है? दादी, गुलदस्ता आपके लिए। अच्छा, ये अच्छा बाबा हो गया। अच्छा, ये मेरी तरफ से तुम ले लेना है, अपने घर में रखना है। हाँ, मेरे लिए इसको लो, मेरी तरफ से ऐसे। घर से बाहर मत निकलना है। ये कागज भी हाथ में। ये क्या है? ये क्या है? जो लाई हो दे मुझे दे दीजिए। दादा, ये जरूरी। अच्छा, मैं जरूर हो गया। ठीक है, सुरक्षा है। तीसरी लहर की आहट की चर्चा है, बच्चों पर खतरा है, लेकिन यूपी के कोरोना कंट्रोल मॉडल में बच्चों के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। और 4 मिनट के एक छोटे से ब्रेक के बाद 3 ऐसी खबरें आपको बताएंगे जो कम से कम दिल्ली वालों को जरूर देखनी चाहिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।